क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 का फर्स्ट वाला है, उसमें ए वाले का आंसर थे पहले 7.8%, ठीक है। फिर उसमें बी वाले का आंसर 9.72, फिर सी वाले का आंसर 6.07, ठीक है। तो इसके अंदर तीनों सिचुएशन आ गया ना, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वाला, ठीक है। फिर सेकंड वाले में फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो ब्रोकरेज बोला है ना, फ्लोटेशन कॉस्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर 8.17%, ठीक है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13th क्वेश्चन, पेज नंबर है 48। चलो अभी आज के सारे क्वेश्चन जो है फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पहले इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हम लोग जाएंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था उसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कौन से बेसिस पे बोला था वो लोग ने? तो बोला था मार्केट वैल्यू वेट्स लेना है, ठीक है ना। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो दो वे से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से और दूसरा आएगा बुक वैल्यू वेट्स के हिसाब से, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, उसमें लास्ट में खाली रीड करो पहले, देखो क्या दिया है। वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट्स, ठीक है। बुक वैल्यू वेट्स का मतलब है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो सारे के सारे कौन से वैल्यूज होते हैं? बुक वैल्यूज, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होते हैं क्या? नहीं, ठीक है। सो बुक वैल्यू इज डिफरेंट, मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा दैट विल बी बुक वैल्यू, और उसका जो मार्केट वैल्यू रहेगा वो अपने को मार्केट के अंदर से इंफॉर्मेशन मिलता है। अभी तुम्हें मार्केट के अंदर जाने का अपने को मतलब यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दे विल गिव यू अगर मार्केट वैल्यू रहेगा तो, ठीक है। चलो नाउ द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ब्राइट लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2019 इज एज फॉलोस। उसके अंदर अपने को जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर बोला रहेगा मतलब इट इज ऑलवेज बुक वैल्यू। कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? ये बुक वैल्यू, ठीक है। तो इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है? तो इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी ऑल दी अमाउंट्स आर इन व्हाट इन आर इन लैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 750 लैक्स है। रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब ये नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। रिटेन्ड अर्निंग्स आर 250, 13.5% प्रेफरेंशियल कैपिटल है एंड 12.5% क्या दिया अपने को? डिबेंचर्स, ठीक है। अगर हमें बुक वैल्यू के हिसाब से के ओ का कैलकुलेशन करना है तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा के ई, इक्विटी के लिए के ई आएगा, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए आएगा के आर, ठीक है, फिर आएगा के पी और फिर आएगा के डी, ठीक है। ये चारों कैलकुलेट करने के बाद वी कैन देन कैलकुलेट व्हाट यू नो के ओ। अभी हमें इंफॉर्मेशन दिया है द करंट मार्केट प्राइस फॉर इक्विटी शेयर इज 350, मतलब ये P0 दिया है, ठीक है। तो ये P0 अपने को के ई कैलकुलेट करने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है द प्रीवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 6%, ये क्या दिया है? आर एफ दिया हुआ है, आर एफ, ठीक है। तो अभी आर एफ का डिटेल्स अगर क्वेश्चन में है मतलब हमें सी ए पी एम मॉडल यूज करना है। कौन सा मॉडल यूज करना है अपने को? सी ए पी एम, ठीक है। तुमने लास्ट लेक्चर में ही तुम लोगों को करवाया था कल ही सी ए पी एम मॉडल के हिसाब से के ई कैलकुलेशन कैसे होएगा? के ई का कैलकुलेशन तो इट इज आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है। तो अपन चेक करते बाकी कोई इंफॉर्मेशन है क्या। तो प्रीवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 6% and the rate of return on market portfolio is what you know is 15%। तो इसको अंडरलाइन करो, ये आर एम दिया हुआ है। द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.289, ठीक है। मतलब ये अभी क्लियर इंडिकेशन है कि के ई कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे? सी ए पी एम फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। चलो देन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज व्हाट यू नो इज 30%। द एवरेज टैक्स रेट ऑफ द शेयर होल्डर्स, अंडरलाइन करो, ये पर्सनल इनकम टैक्स दिया हुआ अपने को शेयर होल्डर का, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि तुमको अगर पर्सनल इनकम टैक्स अगर शेयर होल्डर का दिया रहेगा उसके बाद में ब्रोकरेज भी दिया हुआ है तो के ई एंड के आर बोथ विल नॉट बी सेम, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे एंड दे विल हैव टू पे व्हाइल इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स इन द अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज। इसमें से अपने को निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ व्हाट यू नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वन बाय वन पहले हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो आ जाओ, पहले फर्स्ट कैलकुलेशन आएगा
कैलकुलेशन ऑफ cost of equity, which will be what, which will be KE. हमें CAPM मॉडल यूज करना पड़ेगा इसमें. सो KE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF. RM माइनस RF क्या था वो याद है तुम लोग को? रिस्क प्रीमियम था वो. क्या था? रिस्क प्रीमियम. तो यहाँ पे रिस्क प्रीमियम दिया है कि हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और बीटा इज ऑल्सो अवेलेबल इन द क्वेश्चन. ठीक है. फिर RF जो है ये 6% है. फिर RM अपने को दिया हुआ है, RM इज 15 माइनस 6 और बीटा दिया हुआ है विच इज 1.289. ये अपने को बीटा का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. ठीक है. तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे KE. तो पहले 15 माइनस 6 करो, 9 इंटू 1.289, फिर उसमें 6 ऐड कर देना. 17.60 ही ले लो, 601 तो 60%. सो योर KE इज व्हाट 17.60. मतलब 9 इंटू 1.289 किया ना पहले, फिर उसमें प्लस 6 करना है. हाँ, क्योंकि 6 अलग से है. सेकेंड कैलकुलेशन आएगा इसमें, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. It should be nothing but what KR. अभी KR का कैलकुलेशन करने के लिए हमें बेस तो KE लेना पड़ेगा. ठीक है. अभी इसका मैंने फॉर्मूला दिया था तुम लोग को, पहले ब्रोकरेज माइनस होएगा. सो माइनस B माइनस व्हाट माइनस PT करना पड़ेगा. व्हाट इज PT? पर्सनल इनकम टैक्स. सो दिस विल बी 17.60 माइनस ब्रोकरेज कितना परसेंटेज है? 2% माइनस पर्सनल इनकम टैक्स कितना है? 25%. तो इससे मिलेगा KR. $12.936. 3 ही आ रहा है क्या? तो 94 ले लें. 12.94%. चलो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ठीक है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है. ठीक है. तो यहाँ पे अपने को उसको परपेचुअल मानना पड़ेगा और उसका मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू बुक वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू. ठीक है. चलो तो इधर आएगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. This will be denoted by what by KP. चलो इसके अंदर पहले गिवन लिखेंगे. तो फेस वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच? 100. इसका कूपन रेट कितना है? कूपन रेट इज व्हाट इज 13.5%. क्योंकि ये ऑलरेडी इश्यूड रहेंगे, ऑलरेडी इश्यूड का बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो इसका मार्केट वैल्यू जो रहेगा विल बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू 100 ओनली. चलो फिर हम निकालेंगे इसमें से PD, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, विच विल बी 100 इंटू 13.5%, विच विल गिव यू 13.5. KP will be equal to preference dividend upon market value into क्या होएगा? into 100. सो KP आएगा 13.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100. सो ये आएगा 13.5%. फिर लास्ट में आएगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट. KD. अभी KD कैलकुलेट करने के लिए भी अपने को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले क्या आएगा? फेस वैल्यू. फेस वैल्यू कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो 100. ठीक है. कोई भी रिडम्पशन का डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, तो फिर ये कौन से टाइप का डेट हो जाएगा? ये परपेचुअल डेट हो जाएगा. ठीक है.
फिर यहाँ पे आएगा कूपन रेट. सो व्हाट इज द कूपन रेट? वी आर हैविंग 12.5%. यहाँ पे हमें टैक्स रेट भी चाहिए. ठीक है, के डी में टैक्स रेट. किसका टैक्स रेट चाहिए? पर्सनल इनकम टैक्स चाहिए कि कंपनी का टैक्स रेट चाहिए? इसमें कंपनी का टैक्स रेट. तो कंपनी का टैक्स रेट कितना परसेंट है? 30% और 0.30. इसमें भी मार्केट वैल्यू का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू फेस वैल्यू, दैट इज 100. फिर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ पे? इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट विल बी फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट विच इज 12.5%. तो इंटरेस्ट आएगा 12.50. फिर हमको चाहिए इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स. So which is 12.50 into 1 minus 0.30. तो ये आएगा 8.75. KD will be equal to interest into 1 minus tax divided by market value into क्या करेंगे? into 100. So 8.75 divided by 100 into 100 will give you KD as 8.75%. ये KD हो गया. चलो अभी अपने पास इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गए हैं सारे. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट KO. सो इधर आएगा लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ वैक. वैक का फुल फॉर्म क्या था? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, उसको बोलते हैं वैक. दैट इज नथिंग बट व्हाट? KO. कैलकुलेशन ऑफ KO यूजिंग या एज पर बुक वैल्यू वेट्स. इसमें आएगा पहले सोर्सेस, फिर आएगा बुक वैल्यू, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पे कॉस्ट. क्या क्या आएगा सोर्सेस में? तो सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू है 750. उसके बाद में आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आएगा? 250. उसके बाद आएगा 13.5% प्रेफरेंस शेयर्स. इसका बुक वैल्यू है 240. और लास्ट में आएगा तुम्हारा 12.5% डिबेंचर्स. सो डिबेंचर का बुक वैल्यू कितना है? 360. पहले इसका टोटल चाहिए अपने को. सो ये आएगा 1600. ठीक है, अभी हमने KE, KR, KP, KD सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, तो पहले KE बताओ कितना था? 17.60%. फिर KR निकाला था हम लोग ने 12.94%. फिर प्रेफरेंस शेयर्स का वही था 13.5 और इसका था 8.75%. चलो इसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट कैलकुलेट करो. So this will be cost divided by 1600 into 100. टोटल आप जब टोटल. So 226.75 divided by 1600 into 100. ये KO आ जाएगा 14.17%.
है ना, 14 पॉइंट कितना है 17। 15 भी कर सकते, कर लेते, चल 15 नहीं करेंगे, पहले पहले 16 करते फिर 15 पे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16। रॉन्ग है, मैं लेके आऊँ कैलकुलेटर एक। चल मेरे को बता, इंडिविजुअल बता। 750 132 एग्जैक्ट 32.35 खाली 32 32.35 फिर लास्ट वाला तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, 228.25 27। मैं लेके आऊँ कैलकुलेटर, जरूरत नहीं है ना, ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं पहले, पेज नंबर है 49। चलो देखो क्या दिया है, द फॉलोइंग इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीटी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, अभी ये कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, तो इक्विटी शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 है, 14% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन में बुक वैल्यू भी दे दिया है और मार्केट वैल्यू भी दे दिया है। ठीक है, नाउ द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 40 पर शेयर and it is expected that a dividend of rupees 4 per share would be declared. It is expected बोला है, expected मतलब ये D1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है D1। then the dividend per share is expected to grow at the rate of 8% every year, तो growth rate दिया हुआ है, तो वो गॉर्डन्स मॉडल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, then income tax rate applicable to the company is what you know is 40%। ठीक है, ये कंपनी का टैक्स रेट है, और क्वेश्चन में बोला है कि शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम टैक्स रेट इज व्हाट यू नो इज 20%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने को पर्सनल इनकम टैक्स रेट दिया रहेगा तो क्या तुम्हारा के आर दोनों सेम रहेगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, ओके, देन यू आर इक्वल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, मतलब इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले कैलकुलेट करना है। देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट्स, then again weighted average cost of capital on the basis of market value weights। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैक है ना, वैक दो बार कैलकुलेट होएगा, पहला बुक वैल्यू और दूसरा कौन सा आएगा, मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो पहले इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा, तो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर चारों लगेगा अपने को, के ई, के आर, के पी, के डी। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ पे हम लोग लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज के। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मार्केट वैल्यू तो दी है ना अपने को, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है पर शेयर का नहीं दिया हुआ है अपने को, टोटल में मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। वी आर गिवन इट इन व्हाट यू नो इन टोटल। तो यहाँ पे हम लोग है ना, के पी जो है पर शेयर में नहीं निकाल पाएंगे, के डी भी पर शेयर में नहीं मतलब अपने को पर डिबेंचर में नहीं निकाल पाएंगे, उसको टोटल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल मार्केट वैल्यूज अपने को दिया हुआ है। ठीक है, चलो अभी इसके अंदर तो बहुत इजी है, के ई विल बी इक्वल टू D1 अपॉन व्हाट यू नो अपॉन P0 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस G। क्या हमें D1 का कैलकुलेशन करना है कि D1 इज ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, गिवन टू अस। ठीक है, सो व्हाट इज D1, एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोला है 4। ठीक है, फिर P0 जो है, P0 वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 40।
plus growth rate is also given to us in the question, that is 0.08. सो के ई आएगा यहाँ पे 0.10 प्लस 0.08 विच इज इक्वल टू 0.18. मतलब के ई विल बी इक्वल टू व्हाट परसेंटेज? 18%. चलो ये हो गया तुम्हारा के ई का कैलकुलेशन. ठीक है, अभी सेकंड क्या आएगा इसके अंदर? के आर का कैलकुलेशन करेंगे. सो दिस विल बी कैलकुलेशन ऑफ cost of retained earnings, which will be KR. So KR will be equal to KE minus खाली PT होएगा, PT personal tax. So KR will be equal to 18 minus what is personal income tax कितना है? 20%. तो ये आएगा 14.40%. थर्ड आएगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, विच इज KP. मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं. KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू क्या आएगा? इंटू 100. ठीक है, सो KP में प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, अभी टोटल में निकालना पड़ेगा. सो टोटल बुक वैल्यू कितना है प्रेफरेंस का? 7 lakhs है. सो इधर आएगा 7 lakhs इंटू इसका कूपन रेट कितना है? 11%. या दिस विल बी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू विच इज हाउ मच? 9 lakhs इंटू 100. सो KP आएगा 77,000 डिवाइडेड बाय 9 lakhs. 5-6%. चलो ये हो गया तुम्हारा KP. इसमें टोटल में क्यों लिया समझा ना? क्योंकि पर अपने को प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू नहीं था, इसके लिए हम लोग ने इसको टोटल में किया है. फिर लास्ट आएगा कैलकुलेशन ऑफ cost of debt, which will be KD. अभी KD भी टोटल में लेंगे हम लोग. सो KD विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इंटू क्या करेंगे? इंटू 100. सो KD पहले इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर आएगा? फेस वैल्यू पे, विच इज 30 lakhs इंटू इसका कूपन रेट है 14% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना है कंपनी का? 40%. सो 1 माइनस 0.40. दिस विल बी डिवाइडेड बाय 36 lakhs इंटू आएगा 100. 2,52,000. So 2,52,000 divided by 36 lakhs into 100. So KD मिल जाएगा. चलो तो KD आ गया अपने को 7%. अभी KE, KR, KP, KD सब कुछ अवेलेबल है. 2 बार वैक का कैलकुलेशन करना है. एक जब भी फर्स्ट टाइम करेंगे तो बुक वैल्यू लेंगे, सेकेंड टाइम करेंगे तो मार्केट वैल्यू लेंगे. Calculation of WACC KO using book value weights. Sources, book value, cost of capital and cost.
पहला आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का बुक वैल्यू जो है वो है 50 लैक्स। फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स का बुक वैल्यू है 13 लैक्स। फिर 11% प्रेफरेंस शेयर, 11% प्रेफरेंस शेयर्स का बुक वैल्यू है 7 लैक्स। एंड वी आर हैविंग 14% डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर का जो बुक वैल्यू है वो है 30 लैक्स एग्जैक्ट। तो ये आएगा 1 करोड़। चलो इक्विटी का के ई कितना था, के ई ऑफ इक्विटी 18% था। फिर के आर कितना निकाला था हम लोग ने, 18 में से 25% चला जाएगा, 14.40%। फिर उसके बाद में प्रेफरेंस का कितना था, 8.56 एंड के डी वॉज 7%। So this is WACC, which is nothing but KO, cost divided by book value, which is 1 crore into 100. इंडिविजुअल दे रहे हो, टोटल दे रहे हो? 13,57,120, 13,57,120 divided by 1 crore into 100 will give you 13.57%. ये बुक वैल्यू है। भी ये अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वैक के ओ यूजिंग, रुक जाना तुम लोग मत करना, मिस्टेक हो जाएगा, यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। इसमें पहले आएगा सोर्सेस, फिर आएगा कैलकुलेशंस, फिर मार्केट वैल्यू, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन कॉस्ट। देखो अभी सोर्सेज में ना सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सबसे पहला आएगा। अभी देखो अभी तक है ना मार्केट वैल्यू, रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मालूम है, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है के ई कितना है, 18% है, लेकिन के आर है ना इज नॉट इक्वल टू के ई। अभी के आर अलग है यहाँ पे, तो के आर कितना परसेंटेज है अपना, 14.40% है, बराबर है। मतलब के ई एंड के आर बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर के ई और के आर दोनों सेम है तो रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा, ठीक है। अभी तुम्हें ना मार्केट वैल्यू को चेक करो जरा, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, 1 करोड़ 5 लाख है, ठीक है। अब ये 1 करोड़ 5 लाख को हम लोग क्या करेंगे, उनमें ब्रेक करेंगे इनटू शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये कौन से रेशियो में ब्रेक होएगा, तो उनके बुक वैल्यू के रेशियो में उसको ब्रेक करने का, ठीक है। सो व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स, वी आर हैविंग 50 लाख, रिटेन्ड अर्निंग्स का कितना है यहाँ पे 30 लाख, ठीक है। तो कैसे इसको ब्रेक किया जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 करोड़ 5 लाख
इंटू 50 डिवाइडेड बाई 63। तो कौन से रेशियो में ब्रेक किया समझा तुमको? 50:13 के रेशियो में ब्रेक किया। तो यहाँ पे अपने को पहले मिल जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 33,33,000 83,33,333। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू। वैसे रिटेन्ड अर्निंग्स का कैसे आएगा? तो 1,05,00,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 63, मतलब वो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,05,00,000 माइनस 83,33,333, माइनस करने के बाद का अमाउंट आएगा। कितना आ रही है? 21,66,667। इधर क्यों ब्रेक किया तुमको समझा क्या? हाँ, क्योंकि के एंड के आर बोथ आर नॉट सेम, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला, मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स निकाला, ठीक है। चलो फिर आएगा तुम्हारा 11% प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो दिया हुआ है अपने को, ठीक है। इसका मार्केट वैल्यू है 9 lakhs। और फिर है 14% डिबेंचर्स, तो ये भी दिया हुआ है, तो ये कितना है? 36 lakhs। केपी कितना था? 8.56। 8.56 और के डी कितना था? 7%। पहले मार्केट वैल्यू का टोटल दे तो मुझे। राउंड ऑफ ही आएगा बेटा। 1,05,00,000 प्लस 9 lakhs करोगे तो 1,50,00,000 आ रहा है मेरे को। तूने क्या किया? 21,66,666 दिया रहेगा तूने। हाँ, तो 667 है वो, इसके लिए तो 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। वैक के ओ इज इक्वल टू जो भी कॉस्ट का टोटल आएगा डिवाइडेड बाय 1,50,00,000 इंटू 100। कॉस्ट का टोटल देना पहले। 040, तो ये आएगा 21,41,040 डिवाइडेड बाय 1,50,00,000 इंटू 100। 14.27%। इसको स्टार मार्क करना। हाँ, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स को स्टार मार्क करना। क्यों किया ऐसा समझाना तुम लोगों को रिटेन्ड अर्निंग्स का? सो बुक वैल्यू हो गया, मार्केट वैल्यू का भी हो गया, ठीक है। चलो अभी थोड़ा एक अलग एरिया में जाते हैं। करना यही है सब क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा अलग वे से है।
चलो आज अपने को ये चैप्टर तो कंप्लीट कर देना, ये हो जाएगा चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। चलो अभी ये जो क्वेश्चन है वो 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग फिगर्स के साथ में। पैटर्न सेम रहेगा, खाली फिगर्स अलग अलग रहेगा। मैं तुमको बताया ना, क्वेश्चन नंबर 25 से दूसरा चैप्टर चालू हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। सो मतलब ये वाले चैप्टर में क्वेश्चन 24 तक ही करना है अपने को। चलो देखो अभी क्या दिया है क्वेश्चन 22 में, ABC प्राइवेट लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 30 lakhs फॉर परचेजिंग अ मशीन। मतलब ये लोगों को 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। इट हैज 16 lakhs इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स विच इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मतलब ऑलरेडी वो लोग के पास कितना अमाउंट है रिटेन्ड अर्निंग्स का, 16 lakhs। द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। डेट इक्विटी मिक्स, ठीक है, 1:2 कितना है, 1:2। मतलब अगर 3 रुपए का टोटल कैपिटल चाहिए तो 1 रुपया डेट रहेगा और 2 रुपया क्या रहेगा, इक्विटी, मतलब खुद का पैसा। देन वी आर गिवन अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस दिया हुआ अपने को, ईपीएस कितना है 10। देन वी आर गिवन करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ये P0 दिया हुआ है, P0 कितना है 50। टैक्स रेट इज व्हाट यू नो इज 30%। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट इन ऑफ अर्निंग्स। मतलब ये लोग ने अगर 10 रुपया कमाया है तो 10 रुपये में से 50% ये लोग बांट देंगे एज व्हाट यू नो एज डिविडेंड, ठीक है, उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 50% है तो तुम्हारा डीपीएस कितना आएगा, डीपीएस, तो इट विल बी 10 into 50%, दैट इज डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा 5। और ये जो डिविडेंड आएगा ये कौन सा डिविडेंड रहेगा, ये D0 रहेगा कि D1 रहेगा। चलो फ्यूचर का बात किया है कि ये करंट इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ करंट इंफॉर्मेशन है, मतलब D0 रहेगा, ये क्या रहेगा D0, ठीक है। फिर हमको दिया है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड 10%, तो G दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कौन सा मॉडल यूज करना पड़ेगा बताओ जरा, KE कैलकुलेट करने के लिए गॉर्डन्स अप्रोच यूज करना पड़ेगा। तो D1/P0 + G, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, मतलब ये कूपन रेट है, ऑलवेज बिफोर टैक्स रेट इज व्हाट इज अ कूपन रेट। तो ये लोग बोल रहे हैं कि 6 लाख तक है ना, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कूपन रेट विल बी व्हाट विल बी 12%, और 6 लाख के ऊपर है ना तुम्हारा जो भी डेट रहेगा उसका 15% आएगा, ठीक है। चलो फिर आगे तुमको दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द व्हाट एडिशनल फाइनेंस assuming that the firm intends to maintain the existing debt equity mix, ठीक है। मतलब कितना अमाउंट कौन से सोर्स में से लिया जाएगा, पहले ये अपने को कैलकुलेट करके देना है। सेकेंड है टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, मतलब एवरेज KD कैलकुलेट करना है। देन टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड द कॉस्ट ऑफ व्हाट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब KR कैलकुलेट करके दो, KE कैलकुलेट करके दो। ये सब हो जाने के बाद बोला है टू कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस, मतलब KO का कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी देखो पहला तो पैटर्न इज वेरी सिंपल इन द क्वेश्चन। सो फर्स्ट आएगा पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। हाँ लेकिन ये कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना के दे दिया है अपने को। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में 30 लाख रुपया चाहिए ना, वो कौन से रेशियो में चाहिए, 1:2 में, ठीक है। सो दिस इज पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। इधर आएगा पहले फंड्स रिक्वायर्ड, कितना फंड्स टोटल चाहिए लोग को, 30 lakhs। ये 30 lakhs को अपन ब्रेक करेंगे। 30 lakhs में वो लोग ने बोला डेट इक्विटी रेशियो होना चाहिए 1:2, मतलब जो पहला कंपोनेंट रहेगा वो डेट रहेगा, डेट, और ये डेट का प्रोपोर्शन रहेगा 1/3, 1:2 बोला, इसके लिए 1/3 है। और दूसरा यहाँ पे आएगा इक्विटी, इक्विटी 2/3। नहीं 16 lakhs अपने पास ऑलरेडी है, हाँ तो 16 lakhs है, तो 16 lakhs इज पार्ट ऑफ इक्विटी इसके अंदर। चलो अभी ये डेट को अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि डेट में ना 2 अलग अलग कूपन रेट है। तो इसको नाम देने का डेट 1, इसको नाम देने का डेट 2।
हाँ मतलब पहला 6 लाख और बाद में दूसरा 4 लाख वैसा आएगा। अच्छा ये डेट का अमाउंट नहीं लिखा आपने यहाँ पे, डेट का अमाउंट कितना आएगा, पहले इसका अमाउंट लिख दो ना। 30 लाख इंटू 1/3 करोगे तो डेट का अमाउंट कितना आएगा 10 लाख, और इक्विटी का अमाउंट आएगा 20 लाख। अभी ये डेट को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, तो आएगा डेट 1 एंड डेट 2। अभी डेट 1 का अमाउंट कितना रहेगा, तो 6 लाख रहेगा, और इसका जो कूपन रेट रहेगा वो कितना परसेंटेज रहेगा, 12%। तो टोटल 10 लाख चाहिए, उसमें से डेट 1 6 लाख है, तो बाकी का बचा हुआ 4 लाख विल बी डेट 2। तो यह हो जाएगा डेट 2। डेट 2 का अमाउंट विल बी हाउ मच, 4 लाख। इसका कूपन रेट कितना आएगा, तो ये अपने को 15% पे मिल रहा है, सो इसका कूपन रेट आएगा 15%। फिर ये 20 लाख को ब्रेक किया जाएगा, तो इसमें आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर्स। अभी क्वेश्चन में ना बता दिया है कि रिटेन्ड अर्निंग्स का अमाउंट है कितना, सो रिटेन्ड अर्निंग्स इज 16 लाख। तो बाकी का 4 लाख किधर से आएगा, तो आएगा इक्विटी में से, तो इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। चलो अभी 4 चीज का कैलकुलेशन है, पहले KD1 का कैलकुलेशन, KD2 का कैलकुलेशन, और क्वेश्चन में ना तुमको सेकेंड वाला पॉइंट देखना है। सेकेंड वाला पॉइंट में क्या बोला है मालूम है, टू डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। ठीक है, सो KD1 कैलकुलेट करोगे, KD2 कैलकुलेट करोगे, फिर उसका भी एवरेज निकालना है, दैट विल बिकम योर KD। ठीक है, ये तुम्हारा KD हो जाएगा। फिर हमें निकालना पड़ेगा KR, then we will have to calculate what calculate KE। ठीक है, so these are the 4 things we will have to calculate। नहीं, कभी भी अमाउंट सेम रहेगा ना दोनों का तो सिंपल एवरेज आएगा, अदरवाइज अपने को कौन सा एवरेज यूज करना है, वेटेड एवरेज। ठीक है, चलो तो पहले आ जाएगा KD1, फिर KD2, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे KE एंड व्हाट एंड KR। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अभी सेकेंड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज KD। इसमें पहले निकलेगा कैलकुलेशन ऑफ KD1। सुनो अभी मैं इसमें एक शॉर्टकट बता रहा हूँ तुम लोग को, जो अपने को भी यूज़ करना है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो। ठीक है, सबसे पहला ये फ्रेश इशू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रेश इशू, जो ये वाले केस में है। ठीक है, एंड इट हैज़ टू बी फ्रेश इशू एट पार। अगर ये दो कंडीशन एक साथ में बैठ जाता है तो हम एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और क्या है वो डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, उसमें आएगा KD1 इज इक्वल टू डायरेक्टली कूपन रेट माइनस क्या करने का मालूम है, माइनस टैक्स। ठीक है, तो अपने को डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, KD1 मिल जाएगा। हाँ मैं तुमको ये प्रूव करके भी दे रहा हूँ, उसके बाजू में उसका कैलकुलेशन करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा कूपन रेट कितना है, KD1 का कूपन रेट कितना है, 12% है। ठीक है, सो 12 माइनस व्हाट इज द टैक्स रेट इन द क्वेश्चन, 30%। सो 12 माइनस 30% अगर हम करेंगे तो ये अपने को आ जाएगा 8.4%। ठीक है, ये हम डायरेक्टली करेंगे, इसके कंडीशंस है, इसका कंडीशन समझाना तुम लोग को। तो मैं देखो इधर तुमको फॉर्मूला से भी करके दे रहा हूँ, सेम आंसर आएगा। तो मैं ना पूरा फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, फ्रेश इशू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रेश इशू। दूसरा, इट हैज टू बी इशू एट पार। एक्चुअली तीसरा कंडीशन भी है, ये परपेचुअल डेट होना चाहिए।
हाँ मतलब ये होना चाहिए इरेडीमेबल वाला, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन बैठता है ना तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं पहले फॉर्मूला डाल के तुमको समझाता हूँ, सेम ही आंसर आएगा। लेकिन अपने को लॉन्ग कट करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कूपन रेट माइनस वॉट माइनस टैक्स, ठीक है। अच्छा अभी मेरे को बताओ यहाँ पे KD1 कैलकुलेट करने के लिए पहले मेरे को चाहिए डेट का अमाउंट। व्हाट इज डेट का अमाउंट वी हैव? डेट वन इज हाउ मच? 6 lakhs। इसका कूपन रेट दो मेरे को, कितना है? 12%, ठीक है। इसमें टैक्स रेट दो मेरे को, कितना है? 30%, दैट इज 0.30, ठीक है। अच्छा अभी सपोज हम इसमें पहले निकालते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट। तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आएगा? 6 lakhs इंटू 12%, तो कितना आएगा ये? 72,000। फिर करो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, 50,400। अभी अप्लाई करो, KD1 इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। तो 50,400 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स कितना आएगा? 6 lakhs इंटू 100, दिस विल गिव यू 8.4%, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या हमें लॉन्ग कट यूज़ करने का ज़रूरत है कि हम डायरेक्टली शॉर्टकट से कर सकते हैं? इसको डायरेक्टली शॉर्टकट से कर सकते हैं। तीन कंडीशंस को खाली चेक कर लेने का, ठीक है। तीन कंडीशंस को, फ्रेश इशू होना चाहिए, इशू एट पार होना चाहिए, और ये परपेचुअल डेट होना चाहिए। तो हमें ये पूरा का पूरा जो है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली गो फॉर व्हाट गो फॉर द शॉर्टकट। समझा क्या किया इसमें? कैलकुलेशन ऑफ KD2। चलो इसमें भी लॉन्ग कट करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में यूज करें? शॉर्टकट में यूज करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट फॉर्मूला विल बी KD2 विल बी इक्वल टू कूपन रेट माइनस क्या करेंगे? माइनस टैक्स। इसका कूपन रेट है 16, नहीं 16 था कि 15 था? 15। तो 15 माइनस वॉट माइनस 30% विल गिव यू 10.50%। अभी KD1 8.4% है, KD2 कितना है अपना? 10.5, ठीक है। अभी इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज, ठीक है। तो सिंपल एवरेज यूज नहीं करने का, हमेशा कौन सा एवरेज यूज करेंगे? वेटेड एवरेज, क्योंकि दोनों का अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। सो इसके अंदर C कैलकुलेशन आएगा। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज KD, सोर्सेस, अमाउंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट। सोर्सेज में आएगा डेट 1, डेट 2। डेट 1 का अमाउंट कितना है? 6 लाख। डेट 2 का कितना है? 4 लाख। तो टोटल कितना आएगा? 10 lakhs। पहला निकाला हम लोग ने 8.4%, इधर आएगा 10.5। टोटल दे रहा है 50,400। 42,000, सो ये आएगा 92,400। एवरेज KD will be equal to 92,400 divided by 10 lakhs into 100, 9.24%। ये हो जाएगा एवरेज KD। ये चलो कंफर्टेबल है।
हाँ, पहले के ई निकलेगा और के आर के लिए अपने पास कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, तो के ई विल बी इक्वल टू के आर। इधर आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ cost of equity KE and retained earnings which should be KR। तो पहले हम क्या निकालेंगे इसमें KE, ठीक है। अभी KE निकालने के लिए है ना, रुक जाओ ये रुक जाओ, पहले अपन बेसिक सब लिख लेते हैं इसमें। चलो, तो इसके अंदर गिवन में क्या क्या है पहले, तो पहले अपने पास है EPS। EPS कितना है 10। फिर अपने पास है पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कितना परसेंटेज है 50%। तो हमको है ना पहले D0 मिल जाएगा। D0 विल बी 10 इंटू 50% विच विल बी इक्वल टू 5। ये हो गया D0। फिर हमें दूसरा क्या दिया हुआ है चेक करो जरा, इक्विटी को रिलेटेड। इक्विटी को रिलेटेड वी आर देन गिवन द मार्केट प्राइस पर इक्विटी, मतलब P0 दिया हुआ है। P0 है 50। हाँ, उसके बाद में आएगा G। सो G इज इक्वल टू व्हाट परसेंटेज 10%। अभी D1 कैलकुलेट कर लो। D1 इज इक्वल टू 5 प्लस 10%, तो आएगा 5.5। KE will be equal to D1 upon P0 plus G। सो KE आएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 50 प्लस ग्रोथ रेट इज 0.10। सो KE आएगा 0.21 विच विल बी 21%। इधर लिखो, सिंस नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, since no other information is given, K is equal to KR is equal to 21%। अदर इंफॉर्मेशन मतलब क्या क्या आता है उसमें, ब्रोकरेज और पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। दोनों में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सो योर के विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू KR। अभी डायरेक्टली KO आएगा, ठीक है। सो KD हो गया, एवरेज KD हो गया, इक्विटी हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया। अभी डायरेक्टली आएगा वैक, ठीक है। सो इधर लिखो कैलकुलेशन ऑफ WACC which is KO using book value weights। सोर्सेस बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल ये पहला सोर्स है, इसका बुक वैल्यू था 4 लाख, 4 लैक्स। फिर दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स है 16 लैक्स। फिर खाली डेट लिखो, डेट डेट, और डेट का अमाउंट कितना है 10 लैक्स। तो ये सारा मिला के अपने को चाहिए था 30 लैक्स, वो मिल गया।
के ई 21% है, के आर इज ऑल्सो 21%। अभी यहाँ पे डेट में क्या लिखेंगे, के डी 1 लिखेंगे, के डी 2 लिखेंगे, क्या एवरेज लिखेंगे, एवरेज। इसका एवरेज कितना, 9.24%। चलो कॉस्ट का मेरे को टोटल दे दो, 5,12,400 into 100, 17.08। समझा ना? क्वेश्चन 15 पेज नंबर है 49। चलो अभी ये क्वेश्चन में से कुछ नया अंडरस्टैंडिंग आएगा। नाउ सी व्हाट इज गिवन, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एमएनपी लिमिटेड इज एज अंडर। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बुक वैल्यू है ये, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर, 9% डिबेंचर्स है, 11% प्रेफरेंस शेयर्स है, और इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 पर शेयर। ये सब मिला के टोटल बुक वैल्यू कितना है, 10 lakhs। एडिशनल इंफॉर्मेशन पहला दिया है ₹100 पर डिबेंचर, ठीक है। इधर जो 100 है वो फेस वैल्यू है, ठीक है। 100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। तो ये कौन से टाइप का डिबेंचर हो गया, रिडीमेबल डिबेंचर, वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इज रिडीमेबल एट पार, मतलब RV विल बी इक्वल टू 100। देन इट हैज अ 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, एंड 10 years ऑफ मैच्योरिटी, मतलब N इज इक्वल टू 10 years। द मार्केट प्राइस पर डिबेंचर इज 105, ठीक है। यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये डिबेंचर जो रिडीमेबल डिबेंचर्स है, इसको फ्रेश इशू लेना है कि ऑलरेडी इशूड लेना है। अच्छा, फ्रेश इशू लेना है तो क्यों फ्रेश इशू लेना है, ऑलरेडी इशूड लेना है तो क्यों ऑलरेडी इशूड लेना है, अगर इसका रीजन चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, तो तुमको लग रहा है कि ये क्या रहेगा, ऑलरेडी इशूड रहेगा, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है, क्या क्यों मालूम है, क्योंकि तुम्हें फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ है, फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर मार्केट वैल्यू फ्लोटेशन कॉस्ट दोनों दिया रहेगा तो ये हमेशा फ्रेश इशू लेना है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, यू नो, फॉर फ्रेश इशू, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है मालूम है, मार्केट वैल्यू दिया रहेगा और फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहेगा, तो फ्लोटेशन कॉस्ट दिया रहेगा मतलब इट इज ऑलवेज व्हाट, इन ऑलवेज फ्रेश इशू, ठीक है। तो अभी इधर फ्रेश इशू में इशू प्राइस क्या लेने का, तो यहाँ पे है ना, क्योंकि ये अपने को एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये कैपिटल स्ट्रक्चर होने के बाद में डिबेंचर का मार्केट वैल्यू 105 है, तो यहाँ पे अपने को इशू प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो इशू प्राइस विल बी टेकन एट पार, इट विल बी टेकन एट व्हाट, यू नो, एट पार, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है मालूम है, इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि सबसे पहले चेक करो फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या नहीं है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट है। क्या हम कोई एडिशनल कैपिटल रेज कर रहे हैं क्या, नहीं। तो जो कैपिटल ऑलरेडी रेज हुआ है उसका ही मार्केट वैल्यू दिया है, मतलब ये कैपिटल रेज करने के बाद का मार्केट वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो भी इशू प्राइस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एट व्हाट, यू नो, एट पार, ठीक है। हाँ, तो 100 माइनस 2% आएगा, तो मैं इशू प्राइस का बात कर रहा हूँ पहले, तो इशू प्राइस क्या रहेगा, एट पार। सो 100 माइनस 2% करके अपने को नेट प्रोसीड्स आएगा डिबेंचर्स का, ठीक है। वैसे ही है ना, तुम इसका देखो, प्रेफरेंस का देखो, ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर। अब इसमें 100 क्या है, फेस वैल्यू है, ठीक है। 100 पर प्रेफरेंस शेयर, दिस इज ऑल्सो रिडीमेबल एट पार, सो RV विल बी इक्वल टू 100। 3% फ्लोटेशन कॉस्ट, यहाँ पे भी फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, एंड 10 years ऑफ व्हाट, यू नो, 10 years ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 years है ना, इट इज N,
द मार्केट वैल्यू और द मार्केट प्राइस पर प्रेफरेंस शेयर इज 106, ठीक है। तो ये अपने को दिया हुआ है इश्यू होने के बाद का मार्केट प्राइस। देन इक्विटी शेयर इज ₹4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड द मार्केट प्राइस पर शेयर इज व्हाट यू नो इज 24, ठीक है। ये दोनों को अंडरलाइन करो। इक्विटी शेयर्स में है ना ऑलवेज मार्केट प्राइस इज द इश्यू प्राइस इक्विटी में। हाँ, ये डिबेंचर और प्रेफरेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होएगा, सिर्फ इक्विटी में आएगा। तो इक्विटी का नेट प्रोसीड्स कितना आएगा, तो 24 माइनस 4 दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, तो 20 आएगा। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2 पर शेयर, ये क्या दिया हुआ है D1, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बोला है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 2 पर शेयर विद एनुअल ग्रोथ ऑफ ऑर्डिनल ग्रोथ ऑफ 5%, क्या ये G दिया हुआ है। The firm has a practice of paying all the earnings in the form of what, in a form of dividends, ठीक है, मतलब EPS और DPS सेम है यहाँ पे। Then corporate income tax rate is 35%. You are required to calculate the weighted average cost of capital using market value weights, मतलब जब भी वैक कैलकुलेट करेंगे तभी मार्केट वैल्यू लेना है, ठीक है। इंडिविजुअल जब भी करेंगे तभी क्या रहेगा, ये फ्रेश इशू रहेगा, ठीक है, फ्रेश इशू, राइट। चलो, तो पहले इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन आएगा। तो फर्स्ट अपन इंफॉर्मेशन वाइज जाते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट आएगा पहले, विच इज KD। चलो इसका सब गिवन लिखेंगे पहले। फेस वैल्यू 100 है। कूपन रेट चेक करो, कूपन रेट में बोला है 9% डिबेंचर, सो कूपन रेट कितना आएगा 9%। इश्यू प्राइस विल बी 100, दैट इज एट पार। नेट प्रोसीड्स आएगा 100 माइनस 2% फ्लोटेशन कॉस्ट, so this will be 98 आएगा ना। RV रिडम्पशन वैल्यू, व्हाट इज रिडीमेबल वैल्यू एट पार, तो आएगा 100। इसमें अपने को टैक्स रेट लगेगा, टैक्स रेट इज 35% विच इज 0.35। क्या निकालना पड़ेगा, डिबेंचर्स में इंटरेस्ट, या तो पहले निकालेंगे इंटरेस्ट विच इज 100 इंटू 9% विच इज 9 रुपीज। n कितना ईयर से 10, तो n इज इक्वल टू 10। फिर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स 5.85। चलो, ये हो गया इसका पूरा का पूरा गिवन वाला क्राइटेरिया, ठीक है। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज होएगा यहाँ पे, बड़ा वाला। KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, the whole upon RV plus NP divided by 2 into 100। सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस विल बी 5.85 प्लस 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 10, the whole upon 100 plus 98 divided by 2 into 100, 6.11%। चलो, ये हो गया अपना KD। सेकंड आएगा कैलकुलेशन ऑफ KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
KP। अभी इसका सब गिवन लिखो। इसके गिवन में फेस वैल्यू, इसका भी फेस वैल्यू 100 रुपया है। प्रेफरेंस का कूपन रेट 11% है। redeemable value is at par, which is 100 at par. Issue price is also 100, that is at par. n is equal to यहाँ पे भी कितना है 10। नेट प्रोसीड्स आएगा तुम्हारा 100 माइनस 3%, 97। इसमें क्या निकालेंगे पहले, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। सो इधर आएगा PD, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 100 इंटू 11%, विच इज 11। चलो इसमें भी वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करो, KP इज इक्वल टू वापस इधर टैक्स आ गया बीच में। अरे बाप रे, बहुत सारा लिख दिया है अभी तो। सर ने किधर से भी चालू किया है क्या बीच बीच में ऐसा? ठीक है, चल अपन देखते हैं, नीचे जाएंगे दूसरे पेज पे। KP निकल के तो पहले कितना आ रहा है? $11.47। अभी KE निकालो। KE में हाँ गॉर्डन का पूरा इंफॉर्मेशन है, तो गॉर्डन फॉर्मूला यूज होएगा। बीच बीच में जगह छोड़ा हुआ है। लेकिन समझेगा नहीं ना। चलो अभी मेरे को जिधर जगह मिला उधर मैं लिख रहा हूँ। अभी नहीं रहेगा शायद से। चलो चलो फिर थर्डली को कैलकुलेशन ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, KE। कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
तो अभी इसके अंदर देखो क्या आएगा, के ई विल बी इक्वल टू डी वन अपॉन क्या आएगा, अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस जी। इसमें डी वन कितना था, 2 रुपीज़, 2 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 4 प्लस जी, और जी कितना परसेंटेज यहाँ पे, 5%, सो 0.05. So this will be 2 divided by 20 plus 0.05. 0.10 plus 0.05. So KE आएगा 0.15 which is 15%. Calculation of WACC, KO, using market value weights. क्वेश्चन में दिया है मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकलना है, तो मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से आएगा। सोर्सेस, कैलकुलेशन, मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन लगेगा, सो सोर्सेस, कैलकुलेशंस, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट। अभी सोर्सेज में क्या क्या आएगा, पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, फिर आएगा 11% प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा आएगा 9% डिबेंचर्स। भी किसी का भी मार्केट वैल्यू जो है ये कैलकुलेट नहीं किया, अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितना आएगा, 5 lakhs डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आएगा, 50,000। मार्केट वैल्यू 24 रुपीज़ पर शेयर मार्केट वैल्यू है, सो 50,000 इंटू 24 करने का तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा 12 lakhs। फिर प्रेफरेंस शेयर में देखो क्या करना पड़ेगा, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आएगा विच विल बी 2250 इंटू प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू 106 रुपया है, सो इंटू 106, लाइक 38,500। हाँ चलो, ये मार्केट वैल्यू अपन अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा फेक रहे हैं कि दिया है क्वेश्चन के अंदर, ये दिया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फिर डिबेंचर्स में आएगा 2750 इंटू डिबेंचर का मार्केट वैल्यू इज 105, 2,750। हाँ चलो, इक्विटी का के ई 15% था, के पी कितना था, के पी है, के डी मार्केट वैल्यू का टोटल देना मेरे को, 17 लाख 27,250। कॉस्ट कैलकुलेट करो, कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इंटू 100 विल गिव यू के ओ।
224, अच्छा 999, so 2,24,999 into divided by 1727 250 into 100, 13.02%. ये चलो समझा ना ये। चलो क्वेश्चन 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 50। क्या वही रीड कर रहा था। चलो मैं रीड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या दिया है, पी क्यू आर लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट बुक वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, तो बुक वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू के अंदर वी आर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% डिबेंचर्स एंड 9.5% टर्म लोन। ठीक है, तो देखो क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा उनमें, के ई, फिर आएगा के पी, फिर आएगा के डी, और जो लोन होता है ना उसका के एल आएगा। क्या आएगा, के एल, कॉस्ट ऑफ व्हाट यू नो, कॉस्ट ऑफ लोन। ठीक है, तो लोन इज सेम एज व्हाट यू नो, सेम एज डिबेंचर, खाली हम लोग ने नाम क्या दिया उसको, के एल। देन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल। ठीक है, अंडरलाइन करो, रिडीमेबल मतलब ये जो डिबेंचर्स है, ठीक है, ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है आफ्टर 3 years। ठीक है, सो 3 इज मतलब n इज इक्वल टू 3 and are being currently quoted at 980 per debenture in the market। तो ये मार्केट प्राइस है। देन प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो रिडीमेबल आफ्टर 5 years, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल है, उसके अंदर एन इज इक्वल टू व्हाट यू नो, एन इज इक्वल टू 5 years एंड करंटली सेलिंग एट 98.50 पर शेयर, ये उसका मार्केट वैल्यू है। देन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन इक्विटी शेयर इज 75। ठीक है, क्या है ये 75, P0, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस। द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 6.25%, मतलब के ई में CAPM मॉडल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें RF दे दिया है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। द मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न इज 15.25%, तो रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो ये RM दिया हुआ है। ठीक है, RM इज 15.25, द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.93। ठीक है, तो हमें KE कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो CAPM वाला मॉडल यूज करना है। द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज व्हाट यू नो, इज 35%। You are required to calculate the cost of the following using market value as what you know as weights। तो के ई निकालो, के पी निकालो, के डी निकालो, के एल निकालो, इस सब निकालने के बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कौन से बेसिस पे, मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का। चलो इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करो। उसको उसमें से डायरेक्ट टैक्स रेट माइनस करेगा तो आ जाएगा। ऑप्शन नहीं है, रिडम्पशन का डिटेल्स नहीं है, तो फिर परपेचुअली लेना पड़ेगा उसको। पहला क्या निकाला, के ई निकाला। पहले पहले क्या कैलकुलेट किया, के ई किया, कितना आया, 23.26%। 15.25 माइनस 6.25 तो 9 आएगा। 9 इंटू 1.93, 23.62। फिर सेकेंड क्या निकाला, के डी निकाला,
उसमें मार्केट वैल्यू लिया ना, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस आर वी माइनस एम वी। हाँ, तो उसका के डी का बताओ। के पी, ये भी बड़ा वाला फॉर्मूला है। 11.59। और फिर निकालना है के एल, कॉस्ट ऑफ लोन। तो 9.5 में से डायरेक्टली टैक्स रेट माइनस कर दें 35%, तो उसका ये फॉर्मूला है कूपन रेट माइनस टैक्स। तीन ही डेसिमल है तो ले लेने का पूरा। हाँ, तो 6.175 के पी में। चलो बोलो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या लिया के पी में? 10 प्लस आर वी कितना है 100, मार्केट प्राइस है 98.50 डिवाइडेड बाय 5, प्रेफरेंस का 5 है, बराबर है 100 प्लस 98.50 डिवाइडेड बाय 2। देखो तो दोनों जन 10 प्लस 0.3, तो 11.59 नहीं आ रहा है, ऐसा बोल रहा है तू? तो कितना आ रहा है? 10.38। कॉस्ट ऑफ टर्न लोन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो परपेचुअल मानना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू। तो डायरेक्ट आएगा कूपन रेट माइनस टैक्स 6.175%। फिर आएगा वैक के ओ का कैलकुलेशन यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। सोर्सेस, कैलकुलेशंस, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट। तो सोर्सेज में देखो क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, 9% डिबेंचर एंड 5% टीएल टर्म लोन। बी इक्विटी का बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? तो हाँ 15 लाख शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस कितना है 75, 15 lakhs इंटू 75, 11 करोड़, 11 करोड़ 25। फिर प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू 50 lakhs डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 50,000 आएगा इंटू 98.50। के डी नेहा को 6.81 आ रहा है। तुम दोनों को सेम आया के डी? उसको आया 6.81 बोल रही है वो। नया चेक कर, 6.580 है बेटा। हाँ, इसका मार्केट वैल्यू बताओ कितना है? 25,000। फिर डिबेंचर का देखो कितना है, डिबेंचर का 1 करोड़, और डिबेंचर में 1000 है, डिवाइड बाय 1000 किया है ना। हाँ, और ये तो सेम ही रहेगा 2 करोड़। 21,25,000।
कॉस्ट बताओ कितना आ रहा है। ये चेक किया क्या नया तूने? आर्यन तेरे को कितना है आर्यन? हम्म। इसका टोटल कितना था मार्केट वैल्यू का? 15। कितना आ रहा है? 20 पॉइंट। चेक कर ले, चेक कर ले। 3 करोड़ वाला रॉन्ग है ऐसा बोल रहा है। एक मिनट। कितना है टोटल? कितना? 19.25। चलो ब्रेक लेते फिर कंटिन्यू करते। नाइनटीन पे आ जाओ, 19 क्वेश्चन पे। पेज 50।
किया, स्टार्ट किया था, यही किया था स्टार्ट। ठीक है, चलो देखो क्या दिया है इसमें। नाउ वी आर गिवन व्हाट यू नो, गिवन दैट एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल द अमाउंट इज इन व्हाट यू नो इज इन मिलियंस। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 10.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 9.5% डिबेंचर है और 8.5% टर्म लोन है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था सेम, ये भी मतलब ये वाले क्वेश्चन में भी सेम इन्फॉर्मेशन है। फिर हमको दिया है द डिबेंचर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड आर रिडीमेबल। ठीक है, मतलब कौन सा टाइप का डिबेंचर हो गया, रिडीमेबल। दे आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years एंड आर कोटिंग एट 981.05 पर डिबेंचर मार्केट वैल्यू। The applicable income tax rate for the company is what you know is 35%. The current market price per equity share is 60. The prevailing default risk-free interest rate on 10-year GOI का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड इज 5.5%। तो क्या ये 5.5% क्या है, ये RF है, दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। देन द एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, अंडरलाइन करो, रिस्क प्रीमियम दिया है RM माइनस RF करके दे दिया है वो लोग ने। ठीक है, सो ये है अपना 8%। द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.1875। तो KE कैलकुलेट करने के लिए CAPM मॉडल यूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, चलो उसके बाद में दिया हुआ है द प्रेफर्ड स्टॉक मतलब प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी इज रिडीमेबल आफ्टर व्हाट इन आफ्टर 5 years। ये भी रिडीमेबल है। सेलिंग एट व्हाट इन सेलिंग एट 98.15 पर प्रेफरेंस शेयर, ये भी क्या है, मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अभी इधर तक का क्वेश्चन इज सेम एज व्हाट यू नो इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स बोला वो लोग ने। तो मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है ना, ये पूरा का पूरा नया क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, उधर बोला है डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्केड्यूल फॉर द फर्म। मार्जिनल का मतलब होता है नया। ठीक है, दैट इज एक्स्ट्रा। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है कि टू कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्केड्यूल फॉर द फर्म इफ इट रेजेस 750 million फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। तो नया प्रोजेक्ट का नया कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो पहला तो अपने को जो ओल्ड प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट करना है, फिर ये नया प्रोजेक्ट है इसका नया कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले ना ओल्ड वाला जो है ना उसका कैलकुलेशन पहले करके दो। चलो RF 5.5 है। के ई निकाला पहले 15%। के ई रिस्क प्रीमियम दे दिया ना, RM माइनस RF करके दे दिया अपने को 8%। तो 8 इंटू 1.1875 प्लस 5.5 ऐसा होएगा। नहीं तो गड़बड़ है। रिस्क प्रीमियम को अंडरलाइन कर, उधर लिख दे इट इज RM माइनस RF, ये करके दिया हुआ है।
एट पार, नहीं बोला कुछ भी तो रिडम्पशन वैल्यू विल बी एट पार. के एल तो डायरेक्ट आएगा, कूपन रेट माइनस टैक्स. 8.5 माइनस 35%. ये आएगा 5.525% के एल.
डिबेंचर का खाली मार्केट वैल्यू पता तो तो इक्विटी का 150 मिलियन शेयर्स है तो 150 इंटू 60 होएगा। फिर प्रेफरेंस शेयर्स में 1 मिलियन है तो 1 मिलियन इंटू 1 इंटू 98.15। फिर आएगा 1.5 इंटू मार्केट वैल्यू और टर्म लोन का बुक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू 069 के एल आएगा